हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की दक्षता अभ्यास 10 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे सत्य असत्य हमें लिखना है। तो सबसे पहला है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने सूत्र याद किया था कि क्या सूत्र था, लासा गुणे मासा बराबर, अगर दो संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ना कि छोटा होता है। यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो ये हमारा कैसा हुआ, असत्य हुआ। ये हमारा कथन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णता विभाजित हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णता विभाजित होगी। ये देखो क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 45, तो ये 5 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो इन दोनों के गुणनफल यानी 5 या 15 से भी क्या विभाजित होगी? तो जवाब है हमारा हाँ, ठीक है, 15 या 45 उससे भी विभाजित होगी। तो ये कथन हमारा दिया गया है सत्य। ठीक, ये असत्य था, ये सत्य था। आगे हमारा कथन दिया गया है एक भाज्य और दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य हो सकती हैं। बिल्कुल सही दिया गया है, हो सकती हैं, सत्य है। ठीक है, आगे दिया गया है कि अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। दो अभाज्य संख्याएं हैं जैसे 3 और 7, तो वो आपस में सह अभाज्य भी है। ये भी हमारा सत्य है। ठीक, आगे है किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। बिल्कुल गलत लिखा है। छोटा बच्चा होगा उसे भी पता होगा, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या पूरी सम होगी और 2 से विभाजित भी होगी। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा असत्य है। ठीक है, आगे 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। भाग देके देख लो, 4 एकम 4, 5 6 7 3, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, पूरा पूरा भाग चला गया है। इसका मतलब ये कथन हमारा सही लिखा है, सत्य है। आगे लिखा है एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। बिल्कुल सही लिखा है। 12 के अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका मतलब वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी विभाज्य होगी और 2 से भी विभाज्य होगी। तो इसका मतलब ये कथन हमारा जो है ये भी सत्य लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। लासा जो है उसकी जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे बड़ा ही होगा। ठीक, आगे लिखा है किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त्य नहीं होता है। दोस्तों ये गलत लिखा है बच्चों। लासा जो है वो उनके मासा का हमेशा से ही एक अपवर्त्य होता है। तो ये कथन हमारा दिया गया है असत्य। ठीक, आगे लिखा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सह अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि आपस में अभाज्य संख्याएं हैं, आपस में सह अभाज्य हैं, तो उनका मासा 1 ही होता है। ये कथन हमारा दिया गया है सत्य। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 1, सत्य और असत्य। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। पहले 5 अपवर्त्य लिखने हैं। तो 13 के प्रथम 5 अपवर्त्य क्या होंगे? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65। पहाड़े में जो संख्याएं होती है वही हम लोग लिखते चले जाते हैं और वही उनके अपवर्त्य होते हैं। ठीक है, 23 के प्रथम 5 अपवर्त्य बराबर, तो सबसे पहले 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया तो 6 3 तिया 69, 23 चौको 3 चौको 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92, 23 पंचे 5 तिया 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। ठीक है, 23 के हो गए। आगे 26 के प्रथम 5 अपवर्त्य, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 तिया
6 तियाँ 18 की 8 हासिल लगा 1, 26 तिया 78, 26 चौको 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 104, 26 पंचे 130। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 40 के प्रथम 5 अपवर्त्य। तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौको 160, 40 पंचे 200। ठीक, तो ये हमारे हो गए प्रथम 5 अपवर्त्य, यानी पहाड़े में जो भी आगे 5 संख्याएं आई वो हमारा हो गया। ठीक है, तो यही था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। वो है हमारा कि निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। अपवर्तक है यानी कि पूरा पूरा भाग किस में चला जाएगा। तो देखो आखिरी में 5 और 0 है, तो मतलब 15 के अगर हम गुणनखंड करें तो कितने होंगे, 5 गुणे 3। तो आखिरी में 5 या 0 हो तो 5 से तो भाग चला ही जाएगा, तो 5 का तो सभी में जाएगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि 3 का किस में भाग जाएगा। उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि संख्याओं को जोड़ के उस संख्या में भाग चला जाए तो समझ लो पूरा जाएगा। जैसे 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 में 3 का भाग जाएगा, 3 चौको 12 नहीं जाएगा। इसका मतलब 15 का भाग 3125 में नहीं जाएगा, तो ये इसका अपवर्तक नहीं हुआ। अब हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं। 2 और 1 3, 3 2 5, 9 5 14, 14 4 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, 3 छक्का 18। इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा, तो इसका मतलब 15 का भी पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या इसकी अपवर्तक है। आगे वाली संख्या देखते हैं। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 9 18। यहाँ पे भी 18 आ गया, इसका मतलब 3 छक्का 18 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, तो 5 तिया 15, 15 का भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे अपवर्तक हमारे निकल के आए, लिख देंगे 15 के अपवर्तक बराबर, एक तो दूसरा वाला 1,22,940 और तीसरा 1,51,290। यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है कि 5,904 और 4,848 का मासा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से हम मासा निकालेंगे यहाँ पे। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का हम भाग देंगे, तो 5,904 इसमें भाग देंगे 4,848 का। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 4,848। घटा देंगे, 4 में से जाएगा नहीं 8, 14 में से 8 जाएगा 6, 9 बचे, 9 में से 4 गए 5, और 8 में से 8 0, और 5 में से 4 गए 1। अब 1056 का भाग हम देंगे 4,848 में। 1 चौको 4, 5 में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 5 चौको 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 2 और 4 एकम 4। घटा देंगे, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 2 गए 6। अब 624 का भाग देंगे हम 1056 में, क्योंकि पहले हमने 1056 का भाग दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 624 एकम 624। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 10 में से 6 गए 4। 432 का भाग अब हम देंगे पहले जिसका भाग दिया था 624 का। ये भी 1 बार जाएगा, तो 432 घटा दिया, 4 में से 2 गए 2 में से जाएगा नहीं, 12 में से 3 गए 9, और 5 में से 4 गए 1। 192 का भाग देंगे पहले जिसका दिया था 432 का, तो 3 बार भी शायद जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। घटा देंगे, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पे बचेगा 2 में से 8 जाएगा नहीं, 12 में से 8 गए 4। अब 48 का भाग देंगे हम 192 में, पहले चूंकि हमने 192 का दिया था। ठीक, तो यहाँ पे 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 बार नहीं 4 बार जाएगा शायद। 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3, 4 चौको 16 और 3 19, पूरा पूरा चला गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 48 आया यही हमारा क्या था, मासा। तो लिख देंगे अतः मासा बराबर 48, और यही हमारा
आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4 और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ये कोई मैदान है जिसका चक्कर लगा रहे चारों लोग। मान लो यहाँ से चारों लोगों ने चलना प्रारंभ किया, ठीक है। तो पहले की स्पीड कुछ ज़्यादा होगी, वो मात्र 30 सेकंड में पूरा कर लेता है चक्कर। दूसरे की स्पीड उससे थोड़ी कम होगी तो उसको 40 सेकंड लगते हैं एक चक्कर लगाने में। अगले वाले को 50 सेकंड लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और एक ये बहुत स्लो दौड़ रहा है, इसको 60 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि यहाँ से एक साथ चलेंगे तो कितने टाइम बाद वो यहाँ पे एक साथ मिलेंगे। तो देखो एक साथ मिलेंगे कम से कम, तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था कम से कम आ जाए प्रश्न में, वहाँ पे बिना सोचे समझे हम ले लेते हैं लासा। क्या ले लेते हैं? लासा। तो यहाँ पे 30, 40, 50 व 60 का लासा किस विधि से निकालेंगे? भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। 30, 40, 50, 60, आखिरी में 0 है तो 5 से चला जाएगा भाग। 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 दाएँ 50, 12 पंचे 60। 2 से कट जाएगा, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। ये यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 4 में जाएगा नहीं, 5, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 4 है, 2 है यानी 2 से जाएगा, 1 में जाएगा नहीं, 4 में 2 दूनी 4, 5 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2, पुनः 2 से भाग जाएगा, 1 में जाएगा नहीं, 1 लिख देंगे, 2 का 2 में 2 एकम 2, 5 में जाएगा नहीं यानी 5 वैसा ही लिख देंगे, और 1 अंत में 5 की जगह पे भी 1 लाना है तो 1 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, 5 एकम 5, यहाँ पे भी 1 हो गया और 1 एकम गया, ठीक है। तो ये हमने भाग विधि से लासा लिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लासा बराबर 5 2, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 12 पंचे 60, 600 सेकेंड बाद, ठीक है। 600 सेकेंड बाद, तो एक तो हमारा यही आंसर हो गया। दूसरा 600 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 10 मिनट बाद। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख दो, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि 2 संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन होगी? यहाँ पे आपको पता है, अभी हम लोगों ने एक सूत्र कुछ समय पहले पढ़ा था, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस सूत्र से, ठीक है। तो इसमें लासा कितना दिया गया है? लासा 525, मासा कितना है? 35, पहली संख्या कितनी है? 175, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या लिख दिया। अब देखो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर, ये 175 इधर गुणे में है, बराबर के इस तरफ आएगा, हो जाएगा भाग में, तो 525 गुणे 35 बटे 175। अब भाग दे दो, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 2 पचम 25, 7 पन्ना 35, पूरा का पूरा 5 बार चला गया। इस 5 का भाग इसमें दे दो, 5 एकम 5, 2 में जाएगा नहीं, पचम 25, 105, कितना आया? 105 बराबर दूसरी संख्या। तो हम लिख देंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 105, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 6, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर और 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। देखो यहाँ पे एक टंकी ये है, इसमें है कितना
72 लीटर दूध, ठीक। और दूसरी टंकी ये है, इसमें है 116 लीटर दूध। ये दोनों टंकियों का दूध हमें नापना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें बड़ी से बड़ी धारता का एक बर्तन चाहिए। तो देखो यहाँ पे बड़ी से बड़ी शब्दाया है, आपको मैंने बताया था जहाँ पे भी बड़ी से बड़ी शब्दाया है वहाँ पे मासा ले लेते हैं बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे 72 व 116 का हमें निकालना है मासा, कुछ भी नहीं सोचना है, केवल 72 और 116 का मासा निकालना है। तो 72 इधर लिख दिया, 116 इधर लिख दिया, भाग विधि से 72 एकम 72, 6 में से 2 गए 4, 11 में से 7 गए 4, 44 का भाग देंगे 72 में, 44 एकम 44, घटा देंगे 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गए 2। अब 44 में भाग देंगे 28 का, तो एक बार गया 28, घटा देंगे 14 में से 8 गए 6, इधर बचा 3 में से 2 गए 1, 16 का भाग देंगे 28 में, एक बार जाएगा 16 एकम 16, बचा कितना 4, 8 4 12। अब 12 का भाग किस में देंगे 16 में, 12 एकम 12, बचा 4। अब 4 का भाग किस में देंगे 12 में, तो 4 तिया 12, पूरा पूरा चला गया, यानी कि यही 4 हमारा क्या आया, मासा आया। तो यहाँ पे लिख देंगे मासा बराबर 4। अतः 4 लीटर की धारिता के बर्तन से दोनों टंकियों का दूध पूरा पूरा नापा जा सकेगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। बहुत आसान प्रश्न था, आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। केवल हमको प्रश्न देख के समझना है कि उसमें लासा निकालना है या मासा निकालना है। उसका सिर्फ एक ही तरीका, बड़ी से बड़ी अगर संख्या लिखा हो तो मासा निकालना है, छोटी से छोटी संख्या लिखा हो तो लासा निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि एक कमरे की फर्श 300 सेमी गुणे 425 सेमी नाप का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रह सके। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है, ये इसकी लंबाई है 425 सेमी कमरे की और इसकी चौड़ाई है 300 सेमी। तो इसमें हमें टाइलें लगानी है, कोई भी हिस्सा बचे ना और कम से कम टाइलों की संख्या रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा शब्द आया है, कम से कम। इसका मतलब हमें इसका निकालना है मासा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 300 व 425 का मासा। वही भाग विधि से हम निकालेंगे, 300 भाग देंगे 425 में, एक बार जाएगा 300, शेष आएगा 125। अब 300 में भाग देंगे 125 का, तो 125 एकम 125, दूनी 250, शेष आएगा 50। अब 50 का भाग देंगे 125 में, 50 दूनी 100, यहाँ पे बचेगा 25। अब 25 का भाग देंगे 50 में, तो 25 दूनी 50, पूरा पूरा चला गया, यानी कि 25 जो संख्या हमारी है वो हमारी निकल के आई मासा। अब यहाँ पे देखो ये 25 क्या है, यानी कि 25 सेंटीमीटर के हिस्से यहाँ पे कर दिए जाएंगे, तो ये पूरा जो है वर्गाकार एरिया में आ जाएगा। तो वही है इसमें कि किस नाप की टाइल लगाई जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः टाइल की नाप बराबर 25 सेमी गुणे 25 सेमी, वर्गाकार है ना, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न दिया गया है कि 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। वही काम जो अभी हमने किया था कि एक पीपा है, इसमें 330 लीटर है, और एक पीपा है जिसमें 375 लीटर है, और एक पीपा है जिसमें 450 लीटर है। ठीक है, तीनों से पानी निकाला जा सके पूरी बार में, मतलब बचे नहीं पानी जरा भी। तो
और देखो यहाँ पे बड़े से बड़े शब्द आया है, तो आपको मैंने बताया था जहाँ पे बड़े से बड़े शब्द आए इसका मतलब हमें निकालना है वहाँ पे मासा। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे 330, 375 व 450 का मासा। और यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, बहुत टाइम से गुणनखंड विधि से नहीं निकाला। 330 में 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, 3 बचे, 5 छक्का 30। फिर 11 से भाग देंगे, 11 छक्का 66, 2 से भाग देंगे, दुत्ती 6, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। इसके बाद 375, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 2 पचम 25, पुनः 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 25, पचम 25, पुनः 5 से भाग चला जाएगा, 5 तिया 15, अंत में 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3। लास्ट में एक संख्या बची है 450, उसके भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। अंत में शून्य है तो 5 से भाग जाएगा, 5 नियम 45, शून्य, पुनः 5 से, 5 एकम 5, 4 0 40 होगा, 5 अट्ठे 40, पुनः अब 3 से जाएगा, तिछंग 18, पुनः 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार 2 एकम 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 330 बराबर 5 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 3। 375 के गुणनखंड हम लिख लेंगे 5 5 5 2, 3 बार 5, तो एक बार तो 5 ये आ गया, 2 बार 5 इसके आगे आएगा, ठीक। 3 बार 5 हो गया, एक बार 3, 3 के नीचे 3। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या के नीचे ही लिखते हैं, इतना हमें ध्यान रखना हमेशा। 450 में 2 बार 5 है, तो एक बार तो ये 5, एक बार ये 5, ठीक। 2 बार 3 है, एक बार तो 3 ये आ गया, दूसरा 3 आएगा इसके आगे, क्योंकि 3 ऊपर कहीं दूसरा है ही नहीं। अब इसके बाद आया है 2, तो 2 के नीचे 2 आ गया, ठीक। इस तरीके से हो गया। अब हम देख लेंगे कि कौन सी संख्या तीनों में है। तो ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, 5 तिया 15, तो यही हमारा क्या आ गया, मासा। तो लिख देंगे अतः पीपे की धारिता बराबर 15 लीटर, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो यहाँ पे देखो हमसे प्रश्न कह रहा है बड़ी से बड़ी, क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा मासा। लेकिन किन संख्याओं का निकालना पड़ेगा? तो देखो सबसे पहले संख्या दी गई है 804, तो हम लिख लेंगे 804, और क्या शेष बचेगा इसमें, 5। इधर पहले है 5, इसमें 5 घटा देंगे तो आएगा 799। दूसरी संख्या कितनी है, 1745, इसमें शेष बचेगा 6, तो इसमें 6 घटाएंगे, आएगा 1739। अब इन दोनों का मासा लेंगे। अब लिखेंगे 799 व 1739 का मासा लेने पर। तो वही काम करेंगे, 1739 और इसमें हम भाग दे देंगे 799 का। तो 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18 किया, 8 हासिल लगाए, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल लगाए, 7 दूनी 14 और 1 15, 9 में से 8 गया 1, 3 में जाएगा नहीं, 9 13, 1 हासिल ले लेंगे, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे बचे 6, 6 में से 5 गए 1। 141 का भाग देंगे 799 में। तो ये 6 चौको 24, 6 बार देखो जाता है कि नहीं, 6 एकम 6, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 एकम 6 और 2 8, ठीक। 6 बार भी नहीं जा रहा, तो 141 का हम भाग देंगे तो इसमें लगभग 5 बार जाना चाहिए। 5 एकम 5, 5 चौको 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, घटा देंगे तो 9 में से 5 गए 4 और 9, 94 का हम भाग देंगे 141 में। एक बार जाएगा 94, घटा देंगे, 1 में 4 जाएगा नहीं, 11 में 4 7, यहाँ पे बचेगा 3, 13 में से 9 4 13, तो 47 आया, 47 का भाग देंगे 94 में। एक बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, पूरा चला गया, ठीक। तो यहाँ पे ये 47 जो आया ये हमारा आ गया मासा। तो प्रश्न जो पूछ रहा था संख्या को, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः
अभीष्ट संख्या बराबर 47 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये बात यहाँ पे गांठ बांध लो, जहाँ पे भी ये आए किन्हीं संख्याओं के बीच में कि वो समान शेष बचे, इसका मतलब पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनको आपस में घटाओ। तो देखो यहाँ पे 908 में हम घटाएंगे 590 को, कितना आएगा? 8 में से 0 गए 8, 0 में से 9 जाएगा नहीं, 10 में से 9 गए 1 और यहाँ पे 9 की जगह 8 में से 5 गए 3। अब ये दूसरी वाली बड़ी संख्या है 1014, उसमें घटा देंगे 908, तो ये 14 में से 8 गए 6, 0 का 0 और 10 में से 9 गए 1, 106 आ गया। ठीक है, तो अब ये जो दो संख्याएं आई हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का हम लोग मासा लेंगे। मासा क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो शब्द आया है बड़ी से बड़ी, जहाँ पे भी बड़ी से बड़ी शब्द आएगा मासा लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 318 व 106 का मासा। देखो भाग विधि से 106 छोटा है, 318 बड़ा है, 106 का 318 में भाग देंगे, पूरा 3 बार चला जाएगा, 6 तियाँ 18, 1 तिया 3। इसका मतलब यही 106 हमारा क्या आ जाएगा? मासा आ जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी निकली? 106 लिख देंगे। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 106 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 11 और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न दिया गया है कि उत्तर का सही विकल्प छांटिए। बहुविकल्पी प्रश्न कुछ दिए गए हैं। पहला है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 12 हो तो वो संख्याएं क्या होंगी? मतलब जो भी संख्याएं विकल्प में दी गई हैं उनमें से वो कौन सी संख्याएं हैं जिनका मासा 12 हो। तो यहाँ पे देखो सीधा सा मासा की परिभाषा ये होती है कि उस संख्या का उन संख्याओं में भाग चला जाए। तो देखो 12 का 12 में भाग चला जाएगा, 12 का 24 में भी चला जाएगा, 36 में भी, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। देखो यहाँ पे 12 का 10 में नहीं जाएगा, 20 में भी नहीं जाएगा, 30 में भी नहीं जाएगा। यहाँ पे 12 का 5 में भी नहीं जाएगा, 10 में भी नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, और 12 का भाग 4 में भी नहीं जाएगा, 12 का भाग 8 में भी नहीं जाएगा, 12 का भाग 12 में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या में जा रहा है, बाकी दो में नहीं जा रहा है। तो ये भी विकल्प मेरा गलत, ये भी विकल्प मेरा गलत, ये भी विकल्प मेरा गलत। सही आंसर क्या है? सही विकल्प हमारा पहला है 12, 24, 36 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। वो है हमारा कि 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यहाँ पे भी अधिकतम शब्द आया है बड़े से बड़ा, यानी कि हमें इन तीनों संख्याओं का निकालना है मासा। किनका? 36, 45 व 63 का मासा। तो उसके लिए सबसे पहले 36 के हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 नेम 18, 9 में 3 बार 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसके बाद 45 5 से काट देंगे, 5 नेम 45, 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और इधर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, अब इधर बचा 63, 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21 और अंत में 7 एकम 7। ठीक है, लिख लो इधर 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 45 बराबर 5 गुणे 3 गुणे 3। 5 यहाँ पे है नहीं तो 5 लिखेंगे आगे, 3 गुणे 3, 3 के नीचे लिख देंगे। ठीक है, वो संख्या उसी के नीचे लिखते हैं। 63, 2 बार 3 1 बार 7, तो 3 गुणे 7 आएगा आगे। तो ये अब दोनों में संख्याएं कौन है? 3 और यहाँ पे 3, 3 गुणे 3 यानी 9। तो मासा यहाँ पे कितना आ गया? 9। इसका मतलब वो अभीष्ट संख्या हमारी कितनी आएगी? 9 मीटर आएगी। ठीक है, और अगर डायरेक्ट देखना चाहो तो भी वो संख्या हमें इसमें देखनी है जिसका तीनों में भाग चला जाए। तो 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63, 9 का भाग जा रहा है
बाकी किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग तीनों में 18 का 36 में तो जा रहा, लेकिन 45 में नहीं जा रहा। इसी प्रकार से 51 का नहीं जा रहा, और इसी प्रकार से 4.5 का भी इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मासा 9 आया था, यहाँ पे भी मेरा 9 ही आंसर आ रहा है, तो सही विकल्प मेरा आ गया 9 मीटर, और यही हमारा आंसर था। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 12वें का ग प्रश्न है, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेमी, 80 सेमी तथा 96 सेमी लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम शब्द आया है, कम से कम किस लंबाई का, इसका मतलब यहाँ पे हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। किसका किसका? 64, 80 व 96 का लासा। और लासा हम कैसे निकालेंगे? भाग विधि से लिख देते हैं 64, 80, 96। तो आखिर में 2 है, 2 से भाग दे देंगे, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। पुनः 2 से भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दाएँ 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पुनः 2 से भाग दे देंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। पुनः 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 5 में जाएगा नहीं, 5 वैसा ही, 2 × 6। ठीक है, पुनः से 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 5 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, इनको वैसा ही लिख देंगे। 5 से भाग दे देंगे 1, 5 एकम 5, 3 में जाएगा नहीं, वैसा ही 3 लिख देंगे। 3 का भाग देंगे तो 1, 1, 3 एकम 3, सभी जगह 1 आ गया। तो अब लिख देंगे लासा बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 है 6 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 और 3। ठीक, अब हमें इसका करना है गुणा। तो देखो गुणा करते समय हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं आसानी कैसे रहेगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, 5 दूनी 10, 10 × 30। ठीक है, अब 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 24 दूनी 48, 480 और 480 दूनी 960। अब ये संख्याएं किसमें थी? 64, 80 और 96 सेंटीमीटर में। तो ये हमारा 960 क्या आया? सेमी। और यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर में होता हमारा 1 मीटर, तो 960 सेंटीमीटर में 9.60 मीटर। ये हमारा आ जाएगा आंसर 9.60। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा वाला विकल्प सही है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 12। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? अब प्रश्न को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा कि बत्तियां जो हैं वो एक 48 सेकेंड बाद जलती है, एक 72 सेकेंड बाद और एक 108 सेकेंड बाद। तो एक साथ स्टार्ट हुई, फिर बाद में कब एक साथ आएंगे? तो यानी कि इस प्रश्न में हमें लेना पड़ेगा लासा। तो 48, 72 व 108 का लासा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 48, 72, 108। लास्ट में 8 है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 × 6, 1, 2 × 12, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। पुनः 2 से भाग चला जाएगा, 2 छक्का 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2, इसमें जाएगा नहीं 27। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 2 से भाग चला जाएगा, 2 × 6, 9 में जाएगा नहीं, 27 में जाएगा नहीं। अब 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 × 3 9, 3 नेम 27। पुनः इसमें 3 से भाग जाएगा, 1 तो आ ही गया, 3 एकम 3, 3 × 3 9, 3 बचा, 3 में भी 1 1, 3 एकम 3, तो तीनों जगह 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लासा बराबर 1 2 3 4, 4 बार है 2 और 3 बार है 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 3 48, 48
तिया कितना होगा, 3 तिया 9, 48 निम्मा, 8 निम्मा 72, 2 हाथ से लगा 7, 9 चौको 36 और 7 40, 3 43, 432 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को हम लोग बदलेंगे मिनट में, तो 432 में भाग दे देंगे 60 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42 पूरा। यहाँ पे बचा 43, 1 12, 7 सही 12/60, तो बराबर 7 सही 12/60। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 7 मिनट 12 सेकेंड बाद। ये घंटी जो है एक साथ फिर से बदलेगी, तो बाद में एक साथ तीनों बत्तियां जलने का समय बराबर। तो पहले कब एक साथ जली थी, 8:20 पर, और अभी कितना टाइम निकल गया है, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे, यानी इतने टाइम बाद 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8:20 और 7 ये 27 मिनट 12 सेकेंड बाद ये तीनों बत्तियां एक साथ जलेंगी, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 13, और अब हम लोग इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेमी है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 56 वर्ग सेमी। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका मतलब जो 56 है, इसके सबसे पहले हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं और तब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनकी संभावित लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। तो 56 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से, 2 एकम 2, 2 चौको 8, पुनः 2 से, 2 सत्ते 14 और 7 से 7 एकम 7। तो 56 वर्ग सेमी, और 56 को हम लिख सकते हैं 3 बार 2 गुणे 7। अब देखो इसको हम एक बार तो हम ये 2 गुणे 2 दूनी 4 सते 7 चौको 28, ठीक, वर्ग सेमी, यानी इधर मिटा के लिख देते हैं आंसर, संभावित लंबाई व चौड़ाई बराबर 2 सेमी, 28 सेमी। ठीक, दूसरी एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये दोनों एक साथ लिख दे, 2 दूनी 4 गुणे 7 दूनी 14 वर्ग सेमी। तो यहाँ पे संभावित लंबाई व चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी, 4 सेमी और 14 सेमी, 4 सेमी 14 सेमी। आगे देखो, आगे एक और ये कंडीशन हो सकती है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 7 आ जाए वर्ग सेमी। तो यहाँ पे संभावित लंबाई व चौड़ाई क्या हो जाएगी, 8 सेमी व 7 सेमी। और कोई सिचुएशन हो सकती है, हाँ एक सिचुएशन और हो सकती है, 1 गुणे 54 वर्ग सेमी, यानी संभावित लंबाई व चौड़ाई बराबर 1 सेमी, 1 सेमी चौड़ाई हो सकती है और 54 सेमी लंबाई हो सकती है। तो ये इतनी संभावनाएं हो सकती हैं किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई की जिसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेमी आएगा। तो बच्चों ये था इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न और ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।